नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग इसके पहले संधि इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग समास हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। यह क्लास कंबाइंड 6, 7, 8 के व्याकरण के लिए होती है, जिसमें 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के लिए यह कंबाइंड क्लास होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं समास। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जहाँ पर अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाए जाते हैं, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाए जाते हैं या नए शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे चौराहा, पीताम्बर आदि। अब हम लोग जानेंगे समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद बताए गए हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा लिखावट में कमी हो गई है, आपको द्विगु समास ऐसे लिखना है, थोड़ा देख लेंगे। ठीक, द्विगु समास। ठीक, तो द्विगु समास थोड़ा गलत लिखा है, उसको सुधार लेंगे। उसके बाद चौथा भेद है अव्ययी भाव समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठवां है द्वंद्व समास। अब हम लोग इसके भेदों के विषय में जानेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उसका पूर्व पद गौड़ होता है, तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले परसर्ग जैसे का, से, घर आदि का लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। इसी तरह पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, जहाँ पुस्तकों का घर है वो है पुस्तक आलय, पुस्तक का आलय बराबर पुस्तकालय। अब हम लोग जानेंगे कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास में पूर्व पद सदैव विशेषण होता है तथा उत्तर पद उसका विशेष्य होता है, अथवा पूर्व और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जैसे नीलकमल, यहाँ कमल की विशेषता क्या है कि वह नीला है, इसलिए नीलकमल यानी कि नीला कमल। इसी तरह अगला उदाहरण कमल नयन, नयन कैसा है, कमल के सदृश है, तो कमल के समान नयन बराबर नयन कमल। ठीक, कमल नयन का समास विग्रह करना हो तो कमल के समान नयन। अगला भेद द्विगु समास। द्विगु शब्द का शाब्दिक अर्थ है दो। इस समास का पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास का बोध कराता है तथा इसका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे त्रिलोक, तो लोक क्या है, संज्ञा है, और त्रि क्या है, उसकी विशेषता है। तो जहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जाए, ठीक, संज्ञा की क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे मैंने बताया, और एक उदाहरण और कि इसमें सदैव जो पहला शब्द होगा वह संख्यावाचक विशेषण होता है। विशेषण तो होता है, लेकिन कैसा विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे त्रिलोक, पंचवटी, अठन्नी, चवन्नी, चौराहा, पखवाड़ा, शताब्दी इत्यादि। ये सारे शब्द क्या हैं, द्विगु समास के उदाहरण हैं। चौथा भेद आज हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसका अब यहाँ पे पद लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि जिसका पूर्व पद, जिसका बीच में आप लोग लिख लीजिएगा, जिसका पूर्व पद, कौन सा पद, पूर्व पद प्रधान होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो। जिसका पूर्व पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिधन एक, प्रत्येक, यथाशक्ति रातों रात,
आजन्म इत्यादि। तो जिसमें हमारा पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। जिसमें पहला पद हमारा अव्यय होता है, जो जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। अव्यय की क्लास में हमने आपको बताया था, अव्यय उसे कहते हैं जो कभी व्यय न होता हो, जो वाक्य में जैसे का तैसा प्रयोग किया जाता हो, ना ही उस पर किसी लिंग का, ना ही किसी विभक्ति का, ना ही किसी वचन का, ना ही किसी कारक का इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। मतलब इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, वो पद अव्यय पद होते हैं। तो इसका पूर्व पद सदैव अव्यय होता है। जैसे इसमें प्रत्येक में प्रति उपसर्गात्मक अव्यय है। यथाशक्ति, शक्ति में यथा जो जुड़ा हुआ है वह यथा अव्यय है। रातों रात, रात ही रात में रातों रात। आजन्म, जिसका जन्म ना हुआ हो वो अजन्म। ठीक, तो ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, यहाँ पर इसका अर्थ होगा लंबा है जिसका उदर, वो है लंबोदर। अर्थात श्री गणेश जी, जिनका पेट क्या है, लंबा है। लंबोदर का मतलब क्या हुआ, लंबा उदर। जिसका पेट है लंबा वो है लंबोदर। अर्थात विशेष किसके लिए कहा जाता है लंबोदर, श्री गणेश के लिए। इसी तरह मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर। लेकिन यहाँ पर हम लोग विशेषण विशेष नहीं लेंगे, बल्कि इसका तीसरा ही अर्थ समझेंगे, अर्थात श्री कृष्ण। मुरली को धारण करने वाला मतलब श्री कृष्ण। इसी तरह मृग नयनी, मृग नयनी, मृग के समान नेत्रों वाली। विशेषता है किसकी, सीता की, उन्हें मृग नयनी भी कहा जाता है। इसी तरह त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाले। त्रिलोचन माने तीन नेत्रों वाले, कौन, भगवान शिवशंकर। इसी तरह अगला पीतांबर, पीत माने पीत वर्ण का, अंबर माने वस्त्र, तो पीले वस्त्र धारण करने वाला पीतांबर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अगला भेद है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के अंतर्गत हम देखेंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है। जैसे सुख दुख, भाई बहन, पाप पुण्य, भला बुरा, रात दिन। ये जितने भी शब्द हैं इस तरह के जिसके बीच में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। ठीक है, और ये बीच में संयोजक का चिन्ह लग जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे सुख दुख, भाई बहन, पाप पुण्य, भला बुरा, रात दिन आदि। अब हम लोग इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और इनके प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में अवश्य लिख कर भेजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, यथाशक्ति दूसरों की सहायता करो में कौन सा समास है। श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण किया, इसमें कौन सा समास है, पीतांबर पद में। पीतांबर भगवान सर्वत्र हैं, यहाँ पीतांबर पद में कौन सा समास है। राम ने दशानन का वध किया, राम ने दशानन का वध किया, यहाँ दशानन में कौन सा समास है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ चरण कमल में कौन सा समास है। समास के कितने भेद होते हैं, 4, 5, 6, 8, जितने होते हों आप कमेंट करके भेजिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन से विकल्प में है। जलमग्न, पीतांबर, कमल नयन, राजा रानी इत्यादि। तो कुल मिला के ये 7 प्रश्न हो गए। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है।
किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? ये आपको इन चारों ऑप्शन में जो सही हो उसको भेजना है। आशा करते हैं कि आज की क्लास में बताया गया समास नामक जो व्याकरणात्मक विषय था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास इन्हीं बात के साथ समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई आज की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ शुभम संस्कृतम।